एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक मैंने होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 1, 2, कोई डाउट है क्या इसमें? आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है क्या आपको इसमें? एक्सरसाइज 1 में 1 से 13 तक नहीं है किसी को भी ना? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया था, है ना? उसके कुछ एप्लीकेशन होते हैं, वो पढ़ने होते हैं, तो ध्यान देना सामने अभी आप। इस चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने ऐसा कहा था पिछली क्लास में कि 4 एटॉमिक मॉडल पढ़ने होते हैं ना, और 4 में से अभी हम कौन से नंबर पर हैं? सेकंड पर। और फर्स्ट का नाम क्या होता है? थॉमसन। थॉमसन ने बोला था कि एटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। बस उतनी ही बात सही थी उसकी। और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से रिजल्ट क्या आया कि सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमेगा, और जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उस पर 2 प्रकार की फोर्सेस बैलेंस होंगे। कौन कौन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और साइंटिफिकल फोर्स। इतना सामने पढ़ा था बस इस चैप्टर में, है ना। अब इस रदरफोर्ड मॉडल के कुछ एप्लीकेशन होते हैं। 5 पॉइंट में अभी आपको याद करवाऊंगा। 5 मिनट रटने के होते हैं, ये मैं अभी लिखूंगा, आपको रटने होंगे वो पॉइंट। जो रदरफोर्ड मॉडल का पहला पॉइंट होता है वो ये होता है कि रेडियस ऑफ एटम जो होता है। अच्छा बताओ, एटम जो होता है ना, एटम, उसका शेप सर्कुलर या फिर स्फेरिकल है बेटा? स्फेरिकल। फुटबॉल का जैसा होता है। तो एटम जो होता है उसका शेप स्फेरिकल होता है। और उस स्फेरिकल एटम का जो रेडियस होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर का। और ये इसका ऑर्डर होता है। ऑर्डर है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसका ऑर्डर होता है। अच्छा, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? 10 की पावर में जो वैल्यूज होती है उसे हम ऑर्डर बोलते हैं ना। इसके मल्टीपल में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसका ऑर्डर कितना होता है? 10⁻31 किलोग्राम। तो ये जो 10 की पावर वाली वैल्यूज होती है उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। तो उसका ऑर्डर कितना होगा? 10⁻⁻19 गुलाम। तो किसी भी एटम के जो रेडियस होता है उसका ऑर्डर 10⁻10 मीटर होता है। वैसे हम जानते हैं कि जो पीरियड टेबल होता है ना, उसमें टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है? कम होता है। मतलब साइज चेंज होता है, कुल मिला के साइज बदलता तो है। हर एक आइटम का साइज डिफरेंट होता है। हर एक आइटम का साइज भले ही डिफरेंट होता होगा, लेकिन सभी आइटम के जो रेडियस होता है उसका ऑर्डर तो कितना होता है? 10⁻10 मीटर। किसी किसी के लिए इसका मल्टीपल में 1 आएगा, किसी के लिए 2 आएगा, किसी के लिए 9 आएगा, किसी के लिए 8 आएगा। लेकिन हाँ, ऑर्डर तो सभी के लिए कितना होगा? 10⁻10 मीटर होगा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस जो होता है ना सेंटर में, उसका शेप भी कैसा होता है? स्फेरिकल ही होता है। एटम भी स्फेरिकल होता है, तो सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है वो भी कैसा होता है? स्फेरिकल। और स्फेरिकल न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। ये भी एग्जैक्ट वैल्यू है या फिर ऑर्डर ही है? ऑर्डर ही है। हमें ये याद करना होता है, एटम का जो रेडियस होता है 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है, और जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो RA/RN बराबर कितना आ जाएगा? 10⁵ का मतलब ये है कि जो एटम का रेडियस है वो न्यूक्लियस की तुलना में 1,00,000 गुना है। कितना गुना है? 1,00,000। क्योंकि 10⁵ का मतलब कितना होता है? 1,00,000 का मतलब अगर हम एटम, वैसे तो एटम बहुत छोटा होता है, फिर भी अगर आप एटम को बहुत बड़ा भी मान लोगे ना, तो सेंटर में जो न्यूक्लियस होगा वो बहुत नेग्लिजिबल साइज का होगा, बहुत छोटा होने वाला है। कहने का मतलब हमें यह पॉइंट याद करना है कि एटम का रेडियस न्यूक्लियस की तुलना में कितना गुना होता है? 1,00,000 गुना होता है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ऐसे 5 पॉइंट आएंगे। सेकेंड पॉइंट, मुझे यहाँ पर अब वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। चाहे एटम हो चाहे न्यूक्लियस हो, दोनों का शेप सर्कुलर या फिर स्फेरिकल है? स्फेरिकल। और स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ऊपर भी और नीचे भी दोनों ही तरफ फॉर्मूला सेम ही रहेगा, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई क्या आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, अंतर इतना सा है कि ऊपर रेडियस ऑफ एटम है और नीचे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर RA/RN का क्या हो जाएगा? होल क्यूब का मतलब 10⁵ का क्यूब। और 10⁵ का क्यूब कितना हो जाएगा? 10⁵15 मीटर। रटो साथ में, आप ये डेटा है जो रटने होते हैं।
दो पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट रेडियस का रेशियो कितना होता है 10 की पावर 5, दूसरा पॉइंट वॉल्यूम का रेशियो कितना होता है 10 की पावर 15। पॉइंट नंबर 3 एक फॉर्मूला होता है जो हमें रटना होता है, आर एन बराबर होता है आर नॉट ए की पावर होता है 1/3। आर एन बराबर होता है आर नॉट ए की पावर क्या होता है 1/3। लेफ्ट साइड में आर एन लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है आर एन। आर एन का फुल फॉर्म क्या होगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का ऑर्डर तो कितना होता है 10 की पावर -15 मीटर। ऑर्डर तो इतना है, लेकिन ये एग्जैक्ट है फिर केवल ऑर्डर है। ऑर्डर अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो इस फॉर्मूला को यूज करना होता है, और इस फॉर्मूला के अंदर जो आर नॉट लिखा होता है ये कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू 1.33 इंटू 10 की पावर -15 मीटर का होता है, जो हमें याद करना होता है। हाँ, याद करना आसान है क्योंकि इसका ऑर्डर भी कितना है भैया 10 की पावर -15। इसका ऑर्डर भी 10 की पावर -15 ही। यहाँ मल्टीपल में क्या है, यहाँ पर 1.33 है, मल्टीप्लाई बाई ए की पावर 1/3। ए का मतलब क्या होता है मास नंबर, ए का मतलब क्या होता है मास नंबर का क्यूब रूट हमें लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे कहा गया कि एल्यूमिनियम एटम है। कौन सा एटम है भैया, एल्यूमिनियम। बताइए इसके, एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं मैं, बताइए इसके एटम का जो ऑर्डर होगा, एटम के रेडियस का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 10 की पावर -10 मीटर, और न्यूक्लियस की रेडियस का ऑर्डर क्या होगा 10 की पावर -15 मीटर। बट ये एग्जैक्ट है फिर अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट। अगर एग्जैक्ट रेडियस निकालना है न्यूक्लियस का तो फॉर्मूला में यूज करना होता है, आर एन बराबर आर नॉट पुट कर दिया है 1.33 10 की पावर -15 मीटर, ए की पावर 1/3, उसका मास नंबर कितना होता है 27। तो 27 का क्यूब रूट आ जाएगा, और 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, और जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3.99, और अप्रोक्सीमेटली उसे आप 4 इंटू 10 की पावर -15 मीटर लिख सकते हो। अच्छा, इसका जो ऑर्डर आएगा वो भी कितना आएगा 10 की पावर -15 मीटर। तो दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो वो ऑर्डर पूछ सकता है, और ऑर्डर तो हमें याद होना चाहिए जो कितना होता है 10 की पावर -15 मीटर। हाँ, अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू निकलवाने के लिए कहेगा ना तो ही हमें फॉर्मूला यूज करना होता है, आर एन बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3। फोर्थ पॉइंट जो होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की, हमें यहाँ पर बात करनी होती है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात करनी है। एटम की डेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी डेंसिटी की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी हम निकालते कैसे हैं, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, का मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अरे मानते हैं क्या रहा, मैं एटम की डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूं भैया, सेंटर में जो छोटा सा न्यूक्लियस है ना उस न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात कर रहा हूं, का मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। सोचो अगर मैं वॉल्यूम लिखूंगा, नीचे वाला वॉल्यूम लिखूंगा तो न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, सर्कुलर फिर स्फेरिकल, स्फेरिकल, और स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, का मतलब वॉल्यूम की जगह तो मैंने क्या पुट कर दिया है 4/3 पाई आर क्यूब, बट रेडियस एटम का है फिर न्यूक्लियस का है, न्यूक्लियस का ऊपर है मास ऑफ न्यूक्लियस, किसका मास है ये न्यूक्लियस का। अच्छा, किसी भी एटम के न्यूक्लियस का मास, किसी भी एटम के न्यूक्लियस का मास होता क्यों है, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अरे मानते हैं क्या आप इस बात को, का मतलब न्यूक्लियस का जो मास होता है उसे मैं मास नंबर पुट कर सकता हूँ, क्या पुट कर सकता हूँ मास नंबर। अरे मानते हैं क्या आप इस बात को यार। अरे फॉर एग्जांपल अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करता हूं तो एल्यूमिनियम का मास नंबर कितना है यार 27, का मतलब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना होगा 27, का मतलब इसका मास नंबर ही तो इसका मास है। मतलब मास को तो मैंने मास नंबर पुट कर दिया है, और वॉल्यूम को मैंने 4/3 पाई आर क्यूब पुट कर दिया है। ऊपर मैंने कोई चेंज नहीं किया, नीचे 4/3 पाई आर क्यूब है, आर का क्यूब है, रेडियस का क्यूब है, ये एटम का रेडियस है, फिर न्यूक्लियस का रेडियस है, न्यूक्लियस का रेडियस, और न्यूक्लियस के रेडियस की जगह में ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा आर नॉट ए की पावर 1/3 का क्यूब आ जाएगा। बस आर एन की जगह यह फॉर्मूला पुट कर दिया है, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ए का क्यूब रूट का क्यूब है यार, ए का क्यूब रूट का क्यूब क्या बन जाएगा ए, और ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा 1/4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, ये जो वैल्यू आया है ना डेंसिटी का, इसमें कोई वेरिएबल है, सारे कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट है, 4/3 पाई कांस्टेंट है और आर नॉट भी तो कांस्टेंट है, का मतलब हम कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ हाइड्रोजन एटम है, हीलियम एटम है, या ऑक्सीजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, या कोई भी एटम है, तो सभी के न्यूक्लियस की डेंसिटी में से मैक्सिमम डेंसिटी किसका होगा सेम फॉर ऑल। सभी के न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या होता है कांस्टेंट सेम होता है, का मतलब एलिमेंट चाहे कोई भी हो, हर एक एलिमेंट के न्यूक्लियस का डेंसिटी तो क्या आता है कांस्टेंट, और ये हमें याद नहीं करना है,
डेरिवेशन से भी मतलब नहीं है। इस फोर्थ पॉइंट में केवल एक सेंटेंस आपको रटना होता है और सेंटेंस यही है कि डेंसिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस इज कांस्टेंट, डेंसिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस इज कांस्टेंट। बेटा देखो साथ में याद करना पड़ेगा। 4 पॉइंट बता चुका हूं मैं। 4 पॉइंट में से पहला पॉइंट क्या होता है, रेडियस का रेशियो जो कितना होता है 10 की पावर 5। दूसरा पॉइंट वॉल्यूम का रेशियो जो कितना होता है 10 की पावर 15। थर्ड पॉइंट फॉर फॉर्मूला है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट का वैल्यू का ऑर्डर 10 की पावर -15 मीटर ही है, मल्टीप्लाई बाय क्या है यहाँ पर 1.33। डेंसिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस इज कांस्टेंट। पांचवा पॉइंट होता है यार यहाँ पर, पांचवा पॉइंट होता है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, number of alpha particles deflected at an angle theta। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल थीटा, जिसको मैं लिखने वाला हूं अल्फा थीटा। इसका मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं, सुनना ध्यान से अब आप। पिछली क्लास में एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको पढ़ाया था, उसका नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। थोड़ा याद है क्या आपको यार वो? और याद आएगा आपको, देखना अगर आपने क्लास में अटेंड की होगी तो। मैंने ऐसा कहा था कि अल्फा पार्टिकल आ रहे थे नैरो बीम में, फिर ब्रॉड बीम में, नैरो बीम में। अल्फा पार्टिकल आ रहे थे नैरो बीम में, उसको हमने इंसिडेंट करवाया कहां पर, गोल्ड शीट पर। और जब गोल्ड शीट पर वो टकराए तो ऑब्जर्वेशन कहां पर मिला था, जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर। हमारा फोकस 3 जगह था वहां पर, है ना, 3 जगह हमारा फोकस था कि अल्फा पार्टिकल आ रहे थे, थिन गोल्ड शीट पर टकराए, और ऑब्जर्वेशन कहां पर मिला था, जिंक सल्फाइड पर। और जो ऑब्जर्वेशन मिला वो क्या था कि इस स्क्रीन पर कहीं कहीं चमक ज्यादा थी और कहीं कहीं चमक कम थी। मतलब मैक्सिमम इंटेंस ब्राइट स्पॉट यहां पर था, और इस पॉइंट से दूर जाने पर इंटेंसिटी बढ़ रहा था, फिर कम हो रहा था, कम हो रहा था। मानते हैं क्या आप यार? देखो अगर मैं इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊं और आपसे पूछूं क्या इस पॉइंट पर अल्फा पार्टिकल टकरा रहे हैं या फिर नहीं टकरा रहे हैं? टकरा रहे हैं। अच्छा बताओ क्या इस पॉइंट पर भी अल्फा पार्टिकल टकरा रहे हैं या फिर नहीं टकरा रहे? टकरा रहे हैं। लेकिन पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में से ज्यादा अल्फा पार्टिकल पॉइंट नंबर 1 पर टकरा रहे हैं या फिर 2 पर टकरा रहे हैं? 1 पर। मैंने कहा था इस पॉइंट से दूर जाने पर ब्राइट स्पॉट की इंटेंसिटी बढ़ रहा था या फिर कम हो रहा था? कम हो रहा था। अरे सुन रहे हैं क्या आप? तो क्या है यहां पर पॉइंट? पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल थीटा, कि मतलब थीटा एंगल पर कितने पार्टिकल जो है डिफ्लेक्ट हो रहे थे, उसका रिलेशन होता है। और रिलेशन होता है कि अल्फा थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है साइन थीटा बाई 2 की पावर में होता है 4। इसका मतलब क्या है अब मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान देना। देखो अगर अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, तो पॉइंट नंबर 1 पर जो अल्फा पार्टिकल टकरा रहे हैं, मान लो वो θ1 एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। वो कितने एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए हैं भैया? θ1, θ1 एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। और मान लो ये जो पॉइंट नंबर 2 पर अल्फा पार्टिकल टकरा रहे हैं ना, वो θ2 एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। बड़ा एंगल कौन सा है, θ1 या θ2 है? θ2। अरे मानते हैं क्या? और जितना ज्यादा थीटा होगा ना, जितना बड़ा एंगल होगा, उतने ही कम अल्फा पार्टिकल्स टकराएंगे, उतने ही अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं भैया? डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। का मतलब अगर मैं इस वाली लाइन से अगर एंगल बढ़ाता जाऊंगा, एंगल बढ़ाता जाऊंगा, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बढ़ते जाएंगे या कम होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। अरे मानते हैं क्या आप यार? तो सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल तो सामने इंसिडेंट हो रहे थे, लेकिन इस पॉइंट से अगर मैं एंगल बढ़ाता जाऊंगा, थीटा बढ़ाता जाऊंगा, तो अल्फा पार्टिकल बढ़ेंगे या फिर कम होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। आप मुझे बताओ यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा हुआ है, का मतलब इससे हम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकाल सकते हैं या फिर केवल कंपेयर कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। का मतलब हम यहाँ पर अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 निकाल पाएंगे, और अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 निकालते समय हम जानते हैं कि θ2 कहां चला जाएगा? ऊपर, और θ1 कहां जाएगा? नीचे। कैसे समझना है? फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ही करवा देता हूं मैं इस पर। मान लो एग्जांपल के रूप में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमें अल्फा पार्टिकल एट 60 डिग्री डिवाइड बाय अल्फा पार्टिकल एट 90 डिग्री का रेशियो निकालना है। इसका फील पहले आप समझ लो यार। अल्फा पार्टिकल एट 60 का मतलब क्या है कि मान लो जो फर्स्ट एंगल है ना, ये जो छोटा θ1 एंगल है, इसको मैंने कितना मान लिया है भैया? 60 डिग्री मैंने इसे मान लिया है। और θ2 मैंने कितना मान लिया है? 90। θ2 तो मैं 90 दिख भी रहा है, खैर है ना, θ2 तो 90 ही है। का मतलब एक तो है कि अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल 60 डिवाइड बाय अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल 90। आपके हिसाब से मुझे बताओ 60 डिग्री पर ज्यादा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे या फिर 90 डिग्री पर अल्फा ज्यादा पार्टिकल? का मतलब जितना छोटा अल्फा होगा, जितना छोटा एंगल होगा, उतने ही ज्यादा क्या होंगे भैया? अल्फा पार्टिकल। अब ये रेशियो में निकालना है, ये रेशियो में निकालना है, और उसके लिए हमें इस रिलेशन को यूज करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें यहां पर वैल्यू पुट करना पड़ेगा। बताओ अगर अल्फा 60 ऊपर है तो साइन 60 कहां आ जाएगा? नीचे।
लेकिन साइन 60 नहीं आएगा, थीटा नहीं है, साइन थीटा बाई 2 है। और यहाँ पर अगर अल्फा 90 नीचे है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 90/2, लेकिन होल पावर में क्या भी आएगा, 4, क्योंकि साइन यहाँ पर पावर में 4 है। मतलब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और हम जानते हैं कि साइन 45 आएगा और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। साइन 30 आएगा और साइन 30 कितना होता है, 1/2 की पावर में क्या हो जाएगा, 4। क्या कुछ कैंसिल भी हो रहा है क्या, हाँ। क्या कैंसिल हो रहा है, √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ √2 बचेगा और √2 कहां चला जाएगा, ऊपर, लेकिन √2 की पावर में 4 आएगा और √2 की पावर में 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4। रेशियो कितना आएगा, 1। अरे मानते हैं क्या आप यार, मतलब डिवाइडेड बाय 1 बचा हुआ है ना, तो 4:1 का मतलब रिजल्ट क्या आया कि 60 डिग्री पर जो अल्फा पार्टिकल डिफ्रैक्ट हो रहे थे वो 4 गुना है किसकी तुलना में भैया, 90 डिग्री की तुलना में। ये रिलेशन याद कर सकते हो क्या यार। कभी क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि 60 डिग्री पर कितने अल्फा पार्टिकल टकराए, नहीं। 60 डिग्री पर या 90 डिग्री पर कितने अल्फा पार्टिकल टकराए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। वो तो केवल दो एंगल के लिए कंपैरिजन करवाएगा और आराम से वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ तो रिजल्ट ये आया है कि ये 4 गुना अल्फा पार्टिकल थे किसकी तुलना में, 90 डिग्री की तुलना में। आप इसे लिखो पूरा। बेटा बहुत कम कभी कभी आते हैं आप कभी कभी आते हैं दोस्त। आज बहुत दिन बाद आए हैं आप। कोटा में ही रहते हैं या आते जाते रहते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जवाब नहीं दोगे क्या। मैं क्या फ्री हो गया हूँ ना अभी, फीवर था। तो ज्यादातर आप फीवर में रहते हैं, कभी कभी सही होते हैं, जब सही होते हैं तब दिखाने जाते हैं डॉक्टर को कि मैं सही हो गया हूँ। अब कल से वापस। जब आप इनको लिख रहे हैं तो इनको रटते रहना, याद करना पड़ेगा।
लिख लिया क्या आपने? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सब जो भी आपने लिखा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि एक बार चैप्टर का सीक्वेंस मैं आपको पहले बताऊं, अंधाधुंध आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि हम पढ़ लें कि क्या क्या हो चुका है और क्या क्या आगे आएगा, इस चैप्टर का सीक्वेंस क्या रहेगा। देखो मैंने पहले भी कहा हुआ है कि इस चैप्टर के अंदर हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, 4 एटॉमिक मॉडल पढ़ने हैं। और सच्चाई ये है कि 4 एटॉमिक मॉडल में से हम कितने खत्म कर चुके हैं अब? दो एटॉमिक मॉडल कंप्लीट हुए हैं अब। और 2 का नाम आप जानते हैं, एक का नाम क्या होता है? थॉमसन, एक का नाम क्या होता है? रदरफोर्ड। बेटा देखो है ना, सिंपल सी बात है कि रायता भी फैलने वाला है। मैं चाहता हूँ पहले से मिट दूं ताकि एक दिमाग में रहे कि हाँ क्या आगे आएगा। 2 एटॉमिक मॉडल हम पढ़ चुके हैं बेटा, ध्यान दो सामने। अब जो फर्स्ट मॉडल उसका नाम क्या होता है? थॉमसन। सेकंड का नाम क्या होता है? रदरफोर्ड। देखो हर एक मॉडल का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है, ऐसा पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा होगा कि थॉमसन बताएगा कि एटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। रदरफोर्ड ने बताया सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस। थर्ड मॉडल बोर मॉडल होगा और ये हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमता है या शेल में घूमता है? शेल में। शेल पर वो कैलकुलेशन करवाएगा, शेल पर कैलकुलेशन वहां पर होने वाली है ना, बहुत कुछ करेंगे वहां पर, हम मैक्सिमम टाइम यहाँ पर लगता है। और जो फोर्थ मॉडल होता है उसमें केवल हमें क्वांटम नंबर पढ़ने होते हैं। वैसे मॉडल का नाम होता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, बट वहां पर क्वांटम नंबर मतलब एनएलएमएस हमें पढ़ाए जाएंगे। तो ये 4 मॉडल में पढ़ने होते हैं और 4 में से हम कितने पढ़ चुके हैं भैया? 2। लेकिन थर्ड पर जाने से पहले जो है ना, हमें बीच में 2 थियरी पढ़ाई जाएंगी। अभी 2 थियरी हमें पढ़नी होती है। एक का नाम होता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, दूसरे का नाम होता है प्लैंक्स क्वांटम थियरी। मतलब ऐसा है कि बोर मॉडल तो आज मैं शुरू भी नहीं करूंगा, बोर मॉडल तो नेक्स्ट क्लास में आएगा, लेकिन उस बोर मॉडल से पहले हमें बीच में 2 थ्योरी पढ़नी होगी। कौन कौन सी पढ़नी होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और कौन सा होगा? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और इवन जब मैं आपको बोर्ड मॉडल पढ़ा चुका हूँ ना, कंप्लीट करवा चुका हूँ, और चौथे मॉडल पर जब हम शिफ्ट होने वाले होंगे ना, तो बीच में भी हमें 2 थियरी पढ़नी होती है। एक का नाम होता है भैया डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट होता है, और एक का नाम होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहने का मतलब यह है कि हमें बीच में 2 और 4 टोटल 4 थियरी और पढ़नी होती है। का मतलब इस चैप्टर के अंदर 4 तो एटॉमिक मॉडल होते हैं और 4 ही क्या होती हैं यार? थियरीज होती हैं। तो ये करना है, हमारा टारगेट है ये, इसको हमें कंप्लीट करना है। लेकिन अभी तक तो हमने बहुत सिंपल वाला पार्ट पढ़ा है, और अभी तक तो हमने केवल क्या पढ़ा है भैया? थॉमसन मॉडल, और क्या पढ़ा है? रदरफोर्ड मॉडल। अरे सुन रहे हैं आप? ये इतना सिंपल पार्ट है कि इसको जनरली पढ़ाते भी नहीं है। मेन चैप्टर तो अब यहाँ से चालू होता है। बेसिकली हमें 2 थियरीज अभी पढ़नी पड़ेंगी। एक का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, एक का नाम क्या होगा? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पर जाने से पहले भी हमें वेव्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आ रहा है, और वो क्या शब्द आ रहा है भैया? वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव आ रहा है, तो थोड़ा बहुत वेव के बारे में हमें जानना होता है। और वेव्स के बारे में मैं अभी आपको 5 डेफिनेशन सिखाऊंगा, वैसे ऑलमोस्ट आपको आती भी होंगी, लेकिन मैं तो करवाऊंगा यहाँ पर। तो वेव्स जो होती है ना, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक साइनसोइडल वेव को ड्रॉ किया, इस प्रकार से वेव को हमने ड्रॉ किया, और हम जानते हैं कि जो वेव होता है उसका अपर मोस्ट पॉइंट क्या होता है? क्रेस्ट। लोअर मोस्ट पॉइंट क्या होता है? ट्रफ। बेटा सीधे बैठो, आप क्लास में अगर आप आए हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देना पड़ेगा आपको। अगर मैं वहां हूं तो आप वहां ध्यान देखेंगे, अगर मैं आप तो पता नहीं गेट को देख रहे हैं बेटा। ध्यान दो। जो मैं कह रहा हूं वो ये है कि जो वेव होता है ना, वेव का अपर मोस्ट पॉइंट क्या होता है? क्रस्ट। लोअर मोस्ट पॉइंट क्या होता है? ट्रफ। वापस क्रस्ट आएगा और वापस क्या आएगा? ट्रफ आएगा। मैं पूरा बोर्ड भरने वाला हूं तो सुनते रहना अभी आप। और आपको ये पता होगा, देखो 5 डेफिनेशन में पढ़ाऊंगा यहाँ पर। जो फर्स्ट डेफिनेशन होता है उसका नाम होता है वेवलेंथ। क्या होता है बेटा? वेवलेंथ। और वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा। क्या होता है? लैम्डा। ये वेवलेंथ आप बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे, और मैं मानता हूं कि वेवलेंथ का डेफिनेशन जरूर आपको याद होगा। अरे वेवलेंथ होता क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट क्रेस्ट, मतलब इन दोनों क्रेस्ट के बीच की लेंथ को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। या डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट ट्रफ भी क्या होता है? वेवलेंथ होता है। मतलब 2 पास पास वाले क्रेस्ट या 2 पास पास वाले ट्रफ के बीच की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। बट ये डेफिनेशन जो है ना, ये बुकिश लैंग्वेज है, इससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता है, इसका कोई फील ही नहीं है कि भैया 2 पास पास वाले क्रस्ट या 2 पास पास वाले ट्रफ के बीच की दूरी को हमने वेवलेंथ बोल दिया। इसका एक्चुअल मीनिंग मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, सुनो ध्यान से आप। देखो ऐसा है कि हमने हमने आपसे कहा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ के बीच की लेंथ को हमने क्या नाम दिया भैया? वेवलेंथ। मैं एक काम करूंगा,
कि इस पॉइंट को नीचे प्रोजेक्ट करूंगा और इस पॉइंट को भी नीचे प्रोजेक्ट करूंगा और कहूंगा कि यहां से यहां तक की लेंथ को भी क्या कह सकते हैं हम लोग, वेव लेंथ। और इस लेंथ को थोड़ा लेफ्ट में मैं शिफ्ट करूंगा और जब लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा ना तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ को भी मैं क्या कह पाऊंगा भैया, वेव लेंथ। का मतलब ये हुआ कि हमने यहां पर इस लेंथ को, उस ऊपर वाली लेंथ को भी वेवलेंथ नाम दिया, तो इस नीचे वाली लेंथ को भी हम क्या कह सकते हैं भैया, वेवलेंथ। इसका मतलब ये है कि भैया अगर ये वेवलेंथ है ना, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट की बीच की दूरी को अगर हमने वेवलेंथ बोला है, का मतलब ये एक वेव है। ये क्या है भैया, एक वेव। जिसको मैंने रेड में ड्रॉ किया है, क्या है ये, एक वेव। और इस वेव की लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो इसका डेफिनेशन तो इसके नाम में छुपा हुआ है, इसका नाम ही तो इसका डेफिनेशन है। अरे एक वेव की लेंथ को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। आज के बाद कोई पूछे कि वेवलेंथ होता क्या है, तो आप कहोगे कि एक वेव की लेंथ का हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि ये वेव है, ये वेव है, ये वेव है, ये एक वेव है। अरे भैया एक वेव में एक ही क्रस्ट होता है और एक ही क्या होता है, ट्रफ। अगर मैंने यहाँ सामने ये बनाया हुआ है ना, तो मैंने यहाँ पर टोटल 2 वेव ड्रॉ किए हुए, एक वेव नहीं है। यहाँ पर कितनी वेव है, तो एक वेव में एक ही क्रस्ट होगा और एक ही क्या होगा, ट्रफ। और उस एक वेव की लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। सिंपल है और कुछ भी नहीं है इसमें ना, वेव की लेंथ का नाम वेवलेंथ होता है। अब ये जो वेव लेंथ है इसका यूनिट क्या होगा, ऑब्वियसली है ना, अगर ये लेंथ है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा या क्या भी हो सकता है, एंगस्ट्रॉम। जनरली मीटर सेंटीमीटर नहीं होता है क्योंकि ये लेंथ बहुत छोटी होती है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, एंगस्ट्रॉम। और हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर। तो दिमाग में फिट कर लो आप, है ना, कि वेव लेंथ का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ अ वेव। लेंथ ऑफ अ वेव को हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। तो सेकंड डेफिनेशन हमें पढ़ना होता है, उसका नाम होता है बेटा वेव नंबर। वेव नंबर हमें पढ़ना होता है और वेव नंबर का सिंबल होता है न्यू बार। क्या होता है, न्यू बार। इसको हम बोलते हैं न्यू, तो ऊपर क्या लगा दिया गया है, बार, तो पूरा नाम है न्यू बार और इसका नाम क्या होता है, ये वेव नंबर। और बस इसमें एक ही बात हमें जाननी है कि वेव नंबर इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। का मतलब वेवलेंथ का उल्टा ही क्या होता है, वेव नंबर। अगर इसकी यूनिट की हम बात करते हैं, बेटा लिखो मत, इसकी यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स या क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। एंगस्ट्रॉम इनवर्स डिफाइन नहीं होता, कहीं पर भी आपने एंगस्ट्रॉम इनवर्स देखा नहीं होगा, तो इसका यूनिट या तो होगा मीटर इनवर्स या फिर क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। एंगस्ट्रॉम इनवर्स डिफाइन नहीं होता, तो ये वेव नंबर है। जो थर्ड डेफिनेशन में पढ़ना होता है उसका नाम होता है बेटा टाइम पीरियड। क्या होता है, टाइम पीरियड। और हमने क्लियर है, नाम से ही क्लियर है, अगर टाइम पीरियड है तो ये डिस्टेंस होगा, फिर टाइम होगा, टाइम। अगर ये टाइम है तो इसका यूनिट क्या रहने वाला है भैया, सेकंड। क्या रहेगा इसका यूनिट, सेकंड। अच्छा, टाइम पीरियड का मतलब ये कौन सा टाइम है, ये वो टाइम है, ये वो टाइम है, ये वो टाइम है जिसमें कोई वेव खुद की लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, खुद की लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। का मतलब एक वेव को उसकी ही लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल होने में लगने वाले समय को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। एग्जांपल से समझते हैं, चलो मुझे बताओ, ये जो वेव्स मैंने ड्रॉ की हुई है ना, ये रुकी हुई है फिर चल रही होंगी, चल रही होंगी। एक बार इमेजिन कर लो कि जो रेड वाली वेव मैंने ड्रॉ की हुई है ना, ये यहां से चलना चालू हुई और चलते चलते जब ये ब्लैक वाली वेव को ओवरलैप कर लेगी, अच्छा ब्लैक वाली वेव को ओवरलैप कर लेगी तो कितना डिस्टेंस से ट्रेवल कर चुकी होगी, लैम्डा। तो जो समय लगेगा उस समय का नाम ही क्या होता है, टाइम पीरियड। मतलब किसी वेव द्वारा खुद की ही लेंथ के बराबर डिस्टेंस को ट्रेवल होने में लगने वाले समय को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। मान लो एक ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है, उस ट्रेन ने चलना चालू किया और चलते चलते खुद की ही लेंथ के बराबर अगर डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर दिया तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं, टाइम पीरियड। वही सेम चीज यहां पर भी है। तो एक तो है भैया वेव लेंथ और उस लेंथ को ट्रेवल होने में लगने वाले समय को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। अच्छा, वेवलेंथ का उल्टा क्या होता है, वेव नंबर। तो टाइम पीरियड का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसका सिंबल क्या होता है, न्यू। अगर न्यू है तो वो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन अगर वो न्यू बार है तो क्या है, वेव नंबर। का मतलब फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 अपॉन टाइम पीरियड। अगर ये 1 अपॉन टाइम पीरियड है तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, सेकंड इनवर्स। सेकंड का उल्टा क्या होगा, सेकंड इनवर्स। और आप जानते हैं इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, हर्ट्ज। 1 सेकंड इनवर्स बराबर क्या होता है, 1 हर्ट्ज। सेकंड इनवर्स लिख दो या क्या लिख दो, हर्ट्ज, एक ही बात होता है। तो कुछ 4 शब्द हैं सामने ना, 4 में से डेफिनेशन केवल 2 का ही बताया मैंने, 2 का फॉर्मूला बताया यार। 2 का तो डेफिनेशन बताया है और 2 का क्या बताया है, फॉर्मूला।
दो का डेफिनेशन बताया, किस किसका बताया है यार, वेवलेंथ और टाइम पीरियड, और रिलेटेड है एक दूसरे से है ना। इस लेंथ को ट्रेवल होने में लगने वाले टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। लास्ट जो पांचवा डेफिनेशन हमें पढ़ना होता है उसका नाम होता है स्पीड ऑफ अ वेव। क्या होता है, स्पीड ऑफ अ वेव। और ये तो आप पहले से जानते हैं, अरे स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सी बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस अगर मैंने लैम्डा यहां पुट कर दिया ना, अगर डिस्टेंस को मैंने लैम्डा अगर पुट कर दिया तो बताओ उस लैम्डा को ट्रेवल होने में समय कितना लगता है यार, टाइम पीरियड। देखो हर चीज लॉजिकल है। अगर हमने यहाँ पर डिस्टेंस को लैम्डा पुट किया है ना, तो हम जानते हैं कि उस वेव लेंथ को ट्रेवल होने में समय कितना लगता है, टाइम पीरियड। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन टी। मैंने लैम्डा में तो कोई बदलाव नहीं किया, लैम्डा को तो मैंने एज इट इज पुट कर दिया, लेकिन वन अपॉन टी, वन अपॉन टी, वन अपॉन टी को क्या मैं फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ क्या, हाँ। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा। होगा या फिर नहीं होगा, होगा। का मतलब हम कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वह लैम्डा के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब अगर लैम्डा बढ़ता है ना तो फ्रीक्वेंसी क्या होता जाता है, कम। या उल्टा बोल दो कि लैम्डा अगर कम होता जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होता जाएगा, बढ़ता काम आएगा हमारे, ये ना। इसको हल्के में लो, इसको बहुत ज्यादा बर्डन नहीं फील करना है, बस टॉपिक हमें शुरू करना था, इसलिए हमने वेव्स को शुरू किया। वापस इस सीक्वेंस पर मैं आ रहा हूं। इस सीक्वेंस में हमने थॉमसन मॉडल पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया, रदरफोर्ड मॉडल। अब हमें बोर मॉडल पर जाना है, बट बोर मॉडल पर जाने से पहले कितनी थियरीज पढ़नी होंगी, दो। फर्स्ट का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ने से पहले हमने अभी क्या पढ़ लिया है यार, वेव्स। अभी जो वेव्स होती है ना यार, क्या होती हैं, वेव्स। अब ये जो वेव्स होती है ना, ये दो टाइप की होती हैं। कितना टाइप की होती हैं, दो। ये वेव्स दो टाइप की होती हैं। एक का नाम होता है भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या नाम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और एक का नाम होता है मैकेनिकल वेव। कौन कौन सी वेव होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक होता है मैकेनिकल वेव। मेरे हिसाब से तो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो फिजिक्स में चैप्टर है, तो आप जानते हैं इसके बारे में, मैं तो हल्का फुल्का समझा रहा हूं। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक का नाम क्या होता है, मैकेनिकल वेव। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल होता है लाइट। परफेक्ट एग्जांपल है, क्या होता है, लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। का मतलब मीडियम है तो भी चलेगा, मीडियम नहीं है तो भी चलेगा। का मतलब इस रूम में अगर मैंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो उजाला हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हो पाएगा, क्योंकि लाइट को ट्रेवल होने के लिए हवा की या मतलब मीडियम की आवश्यकता नहीं है। का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ये वो वेव होती हैं विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। फॉर एग्जांपल है कि सन से आने वाली लाइट, सन से जो अर्थ तक लाइट आती है ना, बीच बीच में कहीं मीडियम होता है और कहीं कहीं मीडियम नहीं भी होता। तो चाहे मीडियम हो तो भी चलेगा और मीडियम नहीं हो तो भी चलेगा। का मतलब दीज वेव्स डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। और सेकंड टाइप की वेव का नाम मैंने क्या बताया था, मैकेनिकल वेव। उन वेव्स को क्या चाहिए होता है, मीडियम। जैसे साउंड वेव जो होती हैं, मैं बोल रहा हूं आप तक आवाज पहुंच पा रही है, क्यों पहुंच पा रही है, क्योंकि बीच में क्या है यार, हवा है। बीच में कौन है, एयर है। और वो एयर ही तो है जो मीडियम का काम कर रही है। अगर हमने इस रूम में वैक्यूम क्रिएट कर दिया ना, तो क्या वो साउंड वेव ट्रेवल हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। का मतलब साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। अरे सुन रहे हैं क्या। अगर कहीं तालाब वालाब है, नदी है, आपने पत्थर फेंक दिया तो वाटर वेव्स जनरेट होती हैं। वाटर वेव्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव, क्योंकि पानी है तो वो वाटर वेव है, अगर पानी होगी ही नहीं तो वाटर वेव होगी ही नहीं। का मतलब मैकेनिकल वेव रिक्वायर्स सम मीडियम टू ट्रेवल। तो दो प्रकार की वेव मैंने इंट्रोड्यूस की है। कौन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कौन सी होती है, मैकेनिकल वेव। हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में हमें केवल कौन सी वेव से मतलब है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में एक बात तो क्लियर है, वो ये है कि दे डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। मीडियम हो तो भी चलेगा और मीडियम नहीं हो तो भी चलेगा। का मतलब इनको तो नहीं चाहिए, इनको तो मीडियम नहीं चाहिए। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मतलब अगर डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है फॉर एग्जांपल, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन से एक्सिस बनाया है, वाई, और मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस में है, जेड। का मतलब तीनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। ये आप जानते हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इनको मीडियम चाहिए या फिर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मीडियम हो तो भी चलेगा, मीडियम नहीं हो तो भी चलेगा। का मतलब इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं है। और थर्ड पॉइंट है कि दे ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, और इनका स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁻⁻⁰ मीटर पर सेकेंड। का मतलब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर बात हो, उसकी स्पीड की अगर आवश्यकता पड़ जाए, अगर स्पीड की जरूरत पड़ जाए, तो उसका स्पीड आप कितना लेते हैं भैया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
इन वैक्यूम। ये जो स्पीड होता है ना, ये वैक्यूम के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? वैक्यूम। अच्छा मुझे बताओ, इस बल्ब से जो लाइट आ रही है, ये लाइट है, किसका एग्जाम्पल है? मैकेनिकल वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अगर ये लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करेगा ना, कहां ट्रेवल करेगा? वैक्यूम में। तो एग्जैक्टली इसका स्पीड कितना होगा? 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। क्या इस रूम में वैक्यूम है या नहीं है? नहीं है, एयर है। ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ एयर इसका स्पीड बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। बहुत ज्यादा कम नहीं होता है, नेग्लिजिबली कम होता है। हाँ, फिर भी अगर हमसे कोई पूछे कि ये स्पीड कहां पर है, कांच के अंदर है, पानी के अंदर है, हवा के अंदर है, वैक्यूम के अंदर है? वैक्यूम। अगर आप इस लाइट को कांच में ट्रेवल करवाओ, उसी लाइट को अगर पानी में ट्रेवल करवाओ, उसी लाइट को अगर हवा में ट्रेवल करवाओ, तो स्पीड इससे ज्यादा आएगा या बराबर आएगा या फिर कम आएगा? कम। कितना कम आएगा उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, इससे तो क्या आएगा भैया? कम ही आएगा। ये वैल्यू जो हम रट के बैठे हैं ना सारे के सारे लोग, ये केवल वैक्यूम पर ही एप्लीकेबल है, ये हवा पर एप्लीकेबल नहीं। ये बात अलग है कि क्वेश्चन करते समय हम इसको हवा पर भी अप्लाई कर देते हैं, मतलब इसको हम मीडियम में भी मान लेते हैं। लेकिन टॉपिक का नाम ये नहीं है यार। पंगा ये है कि टॉपिक का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, और टॉपिक का नाम तो क्या है हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी। अब थियरी पर हम आएंगे। अभी तक हम जो है केवल एक शब्द पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो शब्द क्या था यार? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सुन रहे हैं क्या आप लोग? देखो सीक्वेंस से छूट मत जाना, सीक्वेंस हमारे को ये पता है। अभी हम यहाँ पर आ गए हैं, अब थ्योरी पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हमने डिस्कशन किया था भैया वेव्स पर, फिर वेव्स को दो टाइप में क्लासिफाई किया। कौन कौन सी वेव थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। हमने मैकेनिकल वेव को छोड़ दिया, हमने केवल इसको डिस्कस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने याद कर ली हैं, और फिर अब हमें थियरी की बात करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी क्या बोलता है? सुनना। ये थ्योरी ऐसा बोलता है कि अगर कोई भी सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, बल्ब इज अ सोर्स ऑफ लाइट, सन इज ऑल्सो सोर्स ऑफ लाइट, टॉर्च इज ऑल्सो सोर्स ऑफ लाइट। अगर कोई भी सोर्स है ना, कोई भी सोर्स है जो लाइट को एमिट कर रहा है, तो वो लाइट को कंटिन्यूअसली एमिट करता है, कंटिन्यूअसली एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो यहां पर दो शब्द आते हैं, एक तो शब्द आता है वेव नेचर और एक शब्द आता है बेटा कंटिन्यूअस नेचर। ये नेचर किसके अकॉर्डिंग है भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग है। सुनते रहना, मैं समझा दूंगा सब, है ना, वो मेरा काम है, सुनते रहना। मैं जो कह रहा हूं वो ये है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है ना, इट इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज मैक्सवेल। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये थ्योरी दी है, और थ्योरी का नाम क्या है यार? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इन्होंने कहा कि भैया बल्ब है, बल्ब से लाइट जो आ रही है उसका नेचर कंटिन्यूअस है। कैसा है? कंटिन्यूअस। लगातार लाइट आ रही है, कंटिन्यूअस लाइट आ रही है, और किस रूप में आ रही है भैया? वेव के रूप में आ रही है। किस रूप में आ रही है? वेव के रूप में। अच्छा, हमें यहाँ पर एक ही थ्योरी पढ़नी है या फिर दूसरी थ्योरी भी पढ़ना है? दूसरी थ्योरी पढ़ना है, और उस थ्योरी का नाम होगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। वो इसके ऑपोजिट बात करता है। वो कहेगा आगे जाकर के कि लाइट कंटिन्यूअसली नहीं आता है, बल्कि कैसे आता है? डिसकंटिन्यूअसली। डिसकंटिन्यूअसली का मतलब इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। और पैकेट तो पार्टिकल के होते हैं, का मतलब वो थ्योरी हमें बताएगा कि लाइट का नेचर कैसा होता है? पार्टिकल नेचर। तो एक थ्योरी बोलता है कंटिन्यूअस, अगला थ्योरी बोलेगा डिसकंटिन्यूअस। ये थ्योरी बोलता है वेव नेचर, अगला थ्योरी बोलेगा पार्टिकल नेचर। दोनों में याद करनी होती है, अभी उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। मैं तो आपसे इतना सा कहना चाहता हूं कि अगर कोई बोले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का स्टेटमेंट क्या है, तो आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिटेड बाय एनी सोर्स इज कंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ वेव। अरे याद कर सकते हैं सेंटेंस को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 7 एग्जांपल्स होते हैं, शायद आपको फिजिक्स में भी पढ़ाए गए होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पर गामा रेस। क्या लिख रहा हूं बेटा? गामा रेस। के बाद में लिख रहा हूं मैं यहाँ पर एक्स रेस। के बाद में अल्ट्रा वायलेट रेस, यूवी रेस जिसे हम बोलते हैं। फिर आता है भैया विजिबल लाइट। विजिबल लाइट होता है, और विजिबल लाइट के बाद में होता है इंफ्रारेड रेज। के बाद में होता है माइक्रो रेज। माइक्रो रेज हो जाएगा, और माइक्रो रेज के बाद में आ जाएगा रेडियो रेज। ये जो 7 एग्जांपल्स हैं, ये किसके एग्जांपल्स हैं भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल है। ये 7 के 7 रेज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जिसमें बीच में क्या लिखा हुआ है? विजिबल लाइट। और हम सब जानते हैं कि विजिबल लाइट में 7 कलर्स होते हैं। का मतलब कौन से कलर्स होते हैं भैया? विजिबल, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। का मतलब ये 7 कलर से मिलकर क्या बनती है? विजिबल लाइट। जो हमें विजिबल भी होती है, बाकी इनविजिबल लाइट होती है। विजिबल, बाकी सब इनविजिबल है, बाकी सब इनविजिबल है, लेकिन ये केवल विजिबल कौन सा होता है? कलर्स विजिबल होते हैं। का मतलब ये जो 7 एग्जाम्पल्स आपने हमने लिखे हैं, ये सभी एग्जाम्पल की मैकेनिकल वेव के हैं, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनको मीडियम चाहिए या फिर नहीं चाहिए? नहीं चाहिए।
और ये सारी वेव्स हम डेली लाइफ में समझते भी हैं, यूज भी करते हैं। रेडियो रेज तो रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने में काम आते हैं। माइक्रो रेज आप जानते हैं जो फूड की कुकिंग में काम आते हैं, माइक्रोवेव ओवन में काम आती है। फॉर एग्जांपल इंफ्रारेड जो होती है, जो रिमोट कंट्रोल, जैसे एसी है तो रिमोट कंट्रोल से जो लाइट निकलती है वो कौन सी रेज होती है? इंफ्रारेड। तो ये रेज हैं जो हमें याद करनी होती हैं, जो कि एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है, सीक्वेंस में अरेंज्ड है। ये जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, तो इनका वेवलेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। का मतलब मिनिमम लैम्डा किसका होता है? गामा। और मैक्सिमम लैम्डा किसका होता है? रेडियो। ये आपको याद भी होगा। अगर ये लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, अगर ये लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर। का मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका होता है? गामा। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसका होता है? रेडियो। देखो इस डिस्कशन में है ना, सिंपल रखना चीजों को आप। इस बोर्ड पर जो सब कुछ हमने सजा दिया है ना, रायता फैला दिया है ना, उस सीक्वेंस में भर देना। उस सीक्वेंस में हमें पढ़ना क्या था? केवल एक थियरी, उसका नाम क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी। और उसका एक ही सेंटेंस आया है, और वो सेंटेंस ये है कि बल्ब से आने वाली लाइट कैसी होती है? कंटिन्यूअस या वेव नेचर उसका होता है। इतना ही मैंने पढ़ाया, बाकी तो कोई खास काम की बातें है नहीं। जल्दी से आप लिख लो इनको। अच्छा, ये जो सीक्वेंस सामने लिखा हुआ है ना, ये सीक्वेंस, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम।
लिख लिया आपने ये? तो बोर मॉडल से पहले हमें दो थ्योरीज पढ़नी होती है। एक हम पढ़ चुके हैं, नाम था उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब जो सेकंड थ्योरी में पढ़ने, नाम क्या है इसका? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अगर लिख लिया है ध्यान दे, सामने आप लिखना बंद कर दो ना, बाद में लिख लेना। ये यहीं लिखा रहेगा, कहीं नहीं जा रहा है, ये टाइम दे दूंगा बाद में मैं। तो सेकंड थ्योरी का नाम क्या होता है बेटा? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इसका जस्ट उल्टा थ्योरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने क्या बोला था कि लाइट का नेचर कैसा होता है? कंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव फॉर्म होता है उसका। लेकिन प्लैंक ने इसका उल्टा स्टेटमेंट दिया है और इसने कहा है कि अगर कोई भी सोर्स लाइट को एमिट करता है ना, तो वो कंटिन्यूअस नहीं होता, बल्कि कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस। बेटा सामने देखोगे तब समझ में आएगी, बातें सुन लेना। अगर कोई भी बल्ब है, कोई भी टॉर्च है, अगर लाइट को एमिट कर रहा है तो कैसे करता है? डिसकंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। का मतलब इसको नेचर यहाँ पर कंटिन्यूअस नेचर नहीं है। कैसा नेचर है इसका? डिसकंटिन्यूअस। का मतलब बल्ब ने अगर लाइट को एमिट किया है तो छोटे छोटे पैकेट के रूप में लाइट को एमिट करता है। का मतलब उसका नेचर कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। और हम जानते हैं जो पैकेट होते हैं वो तो पार्टिकल के होते हैं, वेव के थोड़ी ना होते हैं, पार्टिकल के होते हैं। का मतलब इन्होंने उसका नेचर वेव नेचर नहीं बताया है, क्या बताया है? पार्टिकल नेचर। तो आज की तारीख में हम क्या मानते हैं? आज की तारीख में हम ये मानते हैं कि लाइट का नेचर कंटिन्यूअस भी होता है और कैसा भी होता है? डिसकंटिन्यूअस। लाइट का नेचर वेव नेचर भी है और कैसा नेचर भी है? पार्टिकल नेचर भी है। का मतलब आज की तारीख में लाइट का हम डुअल नेचर मानते हैं। क्या मानते हैं? डुअल नेचर। तो रिजल्ट क्या आता है? इन सारी बातों का रिजल्ट ही आता है, अगर बल्ब ने लाइट को एमिट किया है ना, तो पैकेट फॉर्म तो है ही, ये रहा पैकेट फॉर्म तो है ही। लेकिन आप देख पा रहे होंगे पार्टिकल फॉर्म तो मैंने बना ही दिया है, लेकिन मैं उसका वेव फॉर्म भी बना रहा हूं। क्या भी बना रहा हूं भैया? वेव फॉर्म। का मतलब आज के तारीख में उसका हम डुअल नेचर मानते हैं। का मतलब पार्टिकल नेचर भी मानते हैं और क्या भी मानते हैं? वेव नेचर भी मानते हैं। अरे मानते हैं क्या इस बात को? अगर वेव नेचर है, अगर वेव नेचर है तभी तो क्रेस्ट भी आएगा और क्या भी आएगा? ट्रफ भी आएगा। और क्रेस्ट टू क्रेस्ट लेंथ को हम क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। का मतलब जो आज 5 डेफिनेशन शुरुआत में मैंने आपको पढ़ाई थी, वो सारी ही डेफिनेशन इस पर अप्लाई हो पाएंगी। का मतलब आज की तारीख में ना रायता अगर फैला दे और समेटे ना उस बात को, एक सेंटेंस आया है। सेंटेंस ये आया है कि रदरफोर्ड के बाद और बोर से पहले, रदरफोर्ड के बाद और बोर से पहले एक सेंटेंस आया है। सेंटेंस ये है कि लाइट हैज अ डुअल नेचर, लाइट हैज अ डुअल नेचर। इसके अलावा मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ाया आपको, है ना, फालतू की बातें हैं, बाकी सब कुछ ही पहले से आपको आता है। अगर नहीं आता है तो बेटा को दुनिया की ताकत इसको आपको याद नहीं करवा सकती है। पूरा चैप्टर पढ़ लिया है आपने इसके बारे में भाई, तो अब ये आपको आता ही होगा। बात ये है कि लाइट का नेचर कैसा होता है? डुअल नेचर होता है। अच्छा, ये जो छोटे छोटे पैकेट होते हैं इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? क्वांटम। गामा रेस, गामा रेस के पैकेट को भी हम क्या बोलते हैं? क्वांटम। इवन हर एक रेस के पैकेट को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। बट इन केस ऑफ विजिबल लाइट, बस इन केस ऑफ विजिबल लाइट, ये जो विजिबल लाइट होती है ना, इनके पैकेट को मतलब इनके क्वांटम को एक और नाम दिया गया है और इसे क्या भी बोलते हैं हम लोग? फोटोन। ये फोटोन शब्द हम केवल कब यूज कर पाएंगे? तब जब लाइट कौन सा होगा? विजिबल। आईआर के लिए, माइक्रो के लिए, रेडियो के लिए या बाकी सबके लिए हम केवल क्या बोल सकते हैं? क्वांटम। तो सबके लिए कॉमन शब्द क्या होता है? क्वांटम। बट इन केस ऑफ विजिबल लाइट दो नाम एप्लीकेबल हैं। क्वांटम तो है ही, क्वांटम तो है ही, लेकिन उसे हम क्या भी बोल सकते हैं? फोटोन बोल सकते हैं। नाम है, याद करने पड़ेंगे और आपको याद भी होंगे शायद ये। तो कोई भी सोर्स ने अगर लाइट को एमिट किया है तो कंटिन्यूअस नेचर भी और कैसा नेचर भी है? डिसकंटिन्यूअस। पार्टिकल नेचर भी है और उसका वेव नेचर भी होता है। और हर एक पैकेट को हमने क्या नाम दिया हुआ है? क्वांटम। बट इन केस ऑफ विजिबल लाइट क्वांटम का एक और नाम क्या होता है? फोटोन। अब ये जो क्वांटम है ना, क्वांटम एनर्जी पैकेट जो है ना, उनका एक एनर्जी भी होता है और एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू। क्या होता है? एच न्यू। ये एनर्जी का फॉर्मूला है और आपकी एनर्जी का फॉर्मूला है, क्वांटम की एनर्जी का फॉर्मूला है, क्वांटम की एनर्जी का फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला के अंदर जहां एच लिखा होता है उसका नाम होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। इस एच का नाम होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और इसका वैल्यू हमें याद करना होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसका वैल्यू का यूनिट भी हमें याद करना है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और यूनिट क्या होता है इसका? जूल सेकेंड। जूल सेकेंड इसका यूनिट होता है। हाँ, इसको हम अर्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि 1 जूल बराबर क्या होता है? 10⁻7 अर्ग। अगर अर्ग में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जब 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻27 -27 और यूनिट क्या हो जाएगा? अर्ग सेकेंड। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है। आपकी एनर्जी का फॉर्मूला है या फिर क्वांटम की एनर्जी का फॉर्मूला है? क्वांटम की एनर्जी का फॉर्मूला है। जो आप एमिट कर रहे हैं, फिर बल्ब एमिट कर रहा है, बल्ब एमिट कर रहा है, तो किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से एमिटेड क्वांटम या फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला ई बराबर क्या होता है? एच न्यू।
E बराबर क्या होता है एच न्यू। बट ये एक क्वांटम की एनर्जी का फॉर्मूला, कितने क्वांटम की एनर्जी का फॉर्मूला ए, अगर दो क्वांटम की एनर्जी का फॉर्मूला निकालोगे तो 2h न्यू, तीन के लिए क्या होगा 3h न्यू, और n क्वांटम के लिए क्या होगा nh न्यू, जहां पर n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ क्वांटम, n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ क्वांटम। ये जो फॉर्मूला है इसमें मैंने एनएच में तो कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन आप जानते हैं न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा। अगर न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा है तो इसके दो फॉर्मूला बन जाएंगे। एक तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ई बराबर एनएच न्यू, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा एनएच सी अपॉन लैम्डा। फिजिक्स में भी सेम फॉर्मूला आप पढ़ते हैं ना। मैं तो इवन ये कहूंगा कि इस चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला है ये, इस चैप्टर का ये फर्स्ट ही फॉर्मूला। इससे पहले अगर कोई फॉर्मूला आए थे तो सब बकवास थे, यहां से चैप्टर चालू होता है हमारा। ई बराबर क्या होता है एनएच न्यू बराबर क्या होता है एनएच सी अपॉन लैम्डा। बेटा दिमाग को ठंडा करके इस चैप्टर को रिवाइंड करो। इस चैप्टर का सीक्वेंस क्या रहता है, चार तो मॉडल आएंगे और चार ही क्या आएंगे यहाँ पर थियरी। लेकिन दो मॉडल हम पढ़ चुके हैं और दो थियरी हम पढ़ चुके हैं भाई। दो एटॉमिक मॉडल भी हो चुके हैं और दो क्या भी हो चुकी है भैया थियरीज भी हो चुकी हैं। जो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल का नाम क्या था बेटा थॉमसन, सेकंड का नाम था रदरफोर्ड, थर्ड मॉडल का नाम क्या होगा बोर। पता है रदरफोर्ड और बोर के बीच में, रदरफोर्ड और बोर के बीच में एक सेंटेंस और एक फॉर्मूला, बस एक सेंटेंस और एक फॉर्मूला। सर कौन सा सेंटेंस कौन सा फॉर्मूला, अरे सेंटेंस ये है कि लाइट हैज अ डुअल नेचर, और फॉर्मूला क्या है ई बराबर एनएच न्यू बराबर एनएच सी अपॉन लैम्डा। कितना भी मैं समझा दूं इन बातों को आपको, अल्टीमेटली अगर आप पढ़ने वाले हैं ना तो आप बस उस सीक्वेंस को याद करेंगे और वही सीक्वेंस है जो आपके काम का है। कि हाँ थॉमसन मॉडल हो गया, रदरफोर्ड मॉडल हो गया, आएगा कौन बोर। बट बोर से पहले एक तो सेंटेंस है और एक फॉर्मूला है। सेंटेंस है कि लाइट का नेचर कैसा होता है डुअल। अगर आप डुअल बोल रहे हैं ना तो बेटा आपको दो थियरीज का स्टेटमेंट भी याद आ जाएगा। एक ने कहा था वेव नेचर, एक ने कहा है पार्टिकल नेचर। तो डुअल नेचर है और हर एक क्वांटम की एनर्जी का फोटोन या एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ई बराबर क्या होता है एनएच न्यू बराबर क्या होता है एनएच सी अपॉन लैम्डा। जब एनर्जी की बात आती है ना बेटा तो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है यार। मेरे अकॉर्डिंग तो एनर्जी का फॉर्मूला बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एनर्जी तो वहां भी था, वहां भी था, वहां भी था, वहां भी था, फिजिक्स में भी था और केमिस्ट्री में भी था और कई जगह था एनर्जी का फॉर्मूला। तो आपको याद करना पड़ेगा कि ये एनर्जी आपका एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नहीं है, अरे किसका एनर्जी है क्वांटम का एनर्जी। और क्वांटम कौन एमिट कर रहा होगा, सोर्स ऑफ लाइट, कोई सोर्स होगा जो लाइट को एमिट कर रहा होगा। और उसके लिए क्वांटम का एनर्जी का फॉर्मूला ई बराबर क्या होता है एनएच न्यू बराबर होता है एनएच सी अपॉन लैम्डा। अगर हमने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो एक रिलेशन इससे हम निकाल सकते हैं। और रिलेशन होता है कि जो एनर्जी होता है वह फ्रीक्वेंसी के तो प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन लैम्डा क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये मेरे हिसाब से। तो आगे मैं आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा, स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे आगे, और जब स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे ना तो इसका बहुत अच्छा खासा पार्टिसिपेशन रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वहां पर। तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है फ्रीक्वेंसी, बट लैम्डा क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप इस सीक्वेंस को देखेंगे ना तो ये सीक्वेंस में लैम्डा बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है बढ़ रहा है, तो बताओ एनर्जी बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो मतलब मिनिमम एनर्जी किसका होता है रेडियो और मैक्सिमम किसका होता है गामा। और आप सब जानते भी हैं ये तो, आप सब जानते भी हैं ये तो कि भैया एक्स रेज गामा रेज हार्मफुल होती हैं, एक्स रेज बड़ी हार्मफुल रेज हैं, लेकिन रेडियो रेज हार्मफुल नहीं है। तो हमारे चारों ओर तरफ भी है जो रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट करने में काम आती है। सुन रहे हैं भाई आप। तो एनर्जी जो होता है वह फ्रीक्वेंसी है तो क्या होता है प्रोपोर्शनल, बट लैम्डा क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, बट इस फॉर्मूला में एक फॉर्मूला और छुपा हुआ है, और वो छुपा हुआ फॉर्मूला क्या होता है न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। अगर आप में से कोई फॉर्मूला भूल जाए, छोटा वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला भूल जाए तो यहां से निकाल के उसे यूज कर सकते हैं। जो क्या है भैया यहाँ से न्यू बराबर क्या होता है सी अपॉन लैम्डा। अच्छा छुपा हुआ फॉर्मूला काम कब आता है, तब जब फ्रीक्वेंसी से लैम्डा निकालना होगा या लैम्डा सी का निकालना होगा। फ्रीक्वेंसी सी तो फिक्स है, सी का वैल्यू कितना पुट करोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सुन रहे हैं आप इस बारे में। तो ई बराबर एनएच न्यू बराबर क्या होता है एनएच सी अपॉन लैम्डा। फिजिक्स में इसका एक और रूप आप रखते हैं और वो रूप होता है एनर्जी बराबर 12400 अपॉन क्या होता है लैम्डा। बस यहाँ पर लैम्डा किस में पुट करना होता है एंगस्ट्रॉम में, और जो एनर्जी का आंसर आता है वो किस में आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी का जो आंसर यहाँ से आएगा किसमें आएगा इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला केमिस्ट्री में काम नहीं आता है बट है ना, ये हमारे केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन इस पर नहीं बनता। हमारे केमिस्ट्री में तो बस यही फॉर्मूला काम आता है, तो उसको रटना है आपको, इसको लिख सकते हैं आप।
क्वेश्चन लिखें फिर आप। लिख लिया क्या आपने? ये लिखें जल्दी से इससे आप। अगर किसी क्वेश्चन में एन नहीं दिया, अगर आपको नंबर ऑफ क्वांटम नहीं दिए अगर आपको, तो कितना मान लोगे आप उसमें? वन, है ना, सिंपल। क्वेश्चन लिखें आप। कैलकुलेट लैम्डा, कैलकुलेट लैम्डा ऑफ EMW, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैलकुलेट लैम्डा ऑफ EMW having frequency 5 into 10 की पावर 9 हर्ट्ज। 5 into 10 की पावर 9 हर्ट्ज। जल्दी से सॉल्व कर लो इसे आप। न्यू से लैम्डा निकालना हो या लैम्डा से न्यू निकालना हो तो छोटा सा फॉर्मूला काम आता है, न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा। .06 इसका आंसर आएगा, या 6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, है ना, 0.06 मीटर। कुछ भी नहीं है इसमें, बस हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, लैम्डा निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है C अपॉन लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा बराबर हो जाएगा C अपॉन न्यू। तो लैम्डा बराबर C का वैल्यू होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाय जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 5 इंटू 10 की पावर 9 हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब होता है सेकंड इनवर्स। हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? सेकंड इनवर्स। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और यूनिट जो आएगा वो क्या आएगा? केवल मीटर। मीटर में आंसर आएगा 3/5, ये 0.6 होगा, इंटू 10 की पावर -1, या इसको आप लिख सकते हैं 0.06 मीटर। एक क्वेश्चन और लिखें आप। क्वेश्चन में लिखें आप 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर 8 photons, photons emitted by a source, emitted by a source has energy, has energy 1.5 joule, 1.5 joule. Find lambda, find lambda। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है बस, E बराबर NHC अपॉन लैम्डा। कैलकुलेशन अप्रॉक्स में करना है, एग्जैक्ट आंसर निकालना नहीं है, आंसर अप्रॉक्सीमेटली ही आना चाहिए।
10 की पावर -17, 10 की पावर -18 ऐसा कुछ आ रहा होगा, है ना। मैं समझा देता हूँ, कैलकुलेशन ही करना है, लॉजिक तो कुछ है नहीं इसमें। फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो हो जाएगा E बराबर NHC अपॉन लैम्डा, और अगर लैम्डा निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा NHC अपॉन E। तो यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन हमें 3 इंटू 10 की पावर 8 दिए हुए हैं। H का वैल्यू हम जानते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर -34। स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और एनर्जी जो हमें दिया हुआ वो कितना दिया है 1.5 जूल। हम साफ देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये 1.5 है और ये 3 है, कितने से कैंसिल होगा, 2 से। ऊपर 3 है, 6.6 है और 2 है, तो ये 6 आ जाएगा। 6 इंटू दिस लगभग 40 के आसपास आएगा, ये 39.6 40 के आसपास चलेगा, है ना, अप्रोक्सीमेटली। इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर -34, 10 की पावर 8, 8 और 8 16 हो जाएगा, 10 की पावर -18 मीटर में आंसर आएगा, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर -17 मीटर, या हो सकता है किसी का 3.9 इंटू 10 की पावर -17 चलेगा। एक क्वेश्चन और लिखना फिर आप। क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखे आप। टू डिफरेंट रेडिएशंस, having wavelength, 6000 angstrom and 12,000 angstrom has energy E1, E2, capital E1, capital E2. Find E1 upon E2. Find E1 upon E2. ओरली हो जाएगा ये तो। अच्छा, एनर्जी और लैम्डा प्रोपोर्शनल है, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आंसर 2:1 आएगा इसका, है ना। आंसर 2:1 आ जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर E1 अपॉन E2 निकालना है तो E1 अपॉन E2 जो होगा वो होगा λ2 अपॉन λ1 का मतलब 12,000 अपॉन होगा 6,000 का मतलब आंसर आएगा इसका 2:1। एक क्वेश्चन और लिखें आप। क्वेश्चन लिखें आप। 100 वॉट बल्ब, हाँ ये नहीं समझ में आया यार, वो तो मैं बोलता ही अभी अभी। 100 वॉट बल्ब, इट्स ओके। 100 वॉट बल्ब, अच्छा 100 वॉट बल्ब का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना 25 वाट का बल्ब है, 50 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है। तो वॉट का मतलब ये एनर्जी दिया हुआ है या फिर पावर दिया हुआ है, पावर। नहीं, एनर्जी ही है बट पर सेकंड में है, क्योंकि वॉट का मतलब जूल पर सेकंड होता है। तो ये एनर्जी ही है, लेकिन एनर्जी किस में है, पर सेकंड में है। चलो, 100 वॉट बल्ब एमिट्स लाइट having wavelength 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर। find number of photons, emitted per second, number of photons emitted per second। सेम मेथड, बस इस बार n निकालना है, n निकालना है।
10 की पावर से मतलब होता है हमें 10 की पावर माइनस में कैसे नंबर आ जाएगा फोटोन का? एक फोटोन होगा, 2 फोटोन होगा, 50 फोटोन होगा। 20, 10 की पावर 20, 2 इंटू 10 की पावर 20 के आसपास इसका आंसर आएगा। भाई इस फॉर्मूला को अगर हम यूज करें तो फॉर्मूला है वहां पर E बराबर NHC अपॉन लैम्डा। अब n निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा E लैम्डा अपॉन HC। एनर्जी आपको दिया हुआ है 1.5 जूल पर सेकंड में है ये। अगर ये पर सेकंड में है तो जो n आएगा वो भी क्या आएगा? पर सेकंड में आएगा। इस बात को समझो आप। इतना एनर्जी पर सेकंड है तो जो n आएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे, वो भी किस में आएंगे? पर सेकंड में। लैम्डा आपको दिया हुआ है 400 नैनो। नैनो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर माइनस 9 अपॉन h का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें बस वैल्यू पुट कर दिया हमने 6.6 इंटू 3 को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास आएगा ये। भाई 3 और 6.6 को मल्टीप्लाई करने पर 20 के आसपास आएगा और ये 20 और ये 400 कितने से कैंसिल हो जाएगा? 20 से। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3। मैंने कुछ गलती की है क्या इसमें? अच्छा 100 जूल था यार, वो वाला एनर्जी मैंने यूज कर लिया। 100 वॉट। तो यहाँ पर 20 बचा हुआ है ना, तो सॉल्व करने पर आंसर आएगा इसका 2 इंटू 10 की पावर 20 फोटोन पर सेकेंड। अच्छा कभी कभी ना इसमें वो पूछता है कि फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 10 सेकेंड या 20 सेकेंड या 30 सेकेंड, तो उस टाइम से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना कि कितने फोटोन 10 सेकेंड में एमिट हुए, तो 10 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर फिर फोटोन में आ जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। होमवर्क है ये, 5 ही क्वेश्चन है, इसे आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।